हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 फरवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पोवई लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था टर्की कंट्री को लेकर के। तो टर्की कंट्री एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जिसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो वेस्ट एशिया में एग्जिस्ट करता है और कुछ पार्ट जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट का जो साउथ ईस्ट पार्ट है जिसको हम बाल्कन पेनिसुला के नाम से जानते हैं वहां पर एग्जिस्ट करता है। सी ऑफ मार्मरा जो है वो टर्की कंट्री को दो पार्ट में सेपरेट करता है। अब अगर हम डिस्कस करें कि टर्की कंट्री के साथ में कौन कौन से एरिया अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, तो टर्की कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट पर ब्लैक सी एग्जिस्ट करता है। ईस्टर्न पार्ट पर जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान एंड ईरान कंट्री अपनी बॉर्डर बनाता है। साउथ ईस्ट पार्ट पर इराक कंट्री और सर्दर्न पार्ट पर जो है वो सीरिया एंड मेडिटेरियन सी अपनी बॉर्डर बनाता है। वेस्टर्न पार्ट पर एजियन सी और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट के दो कंट्री, एक है ग्रीस और एक है बुल्गारिया, वो जो है वो अपनी बॉर्डर बनाते हैं। अभी टर्की कंट्री इसलिए न्यूज में बना हुआ था क्योंकि यहाँ की एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो है उन्होंने फॉर्मल रिक्वेस्ट की कि अब टर्की कंट्री को जो है वो तुर्की नाम से जाना जाए। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और इसको लेकर के यूएन ने अडोप्ट भी कर लिया है कि टर्की को जो है वो अब इस नाम से जाना जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पहली बार टर्की कंट्री ने ही अपना नेम चेंज किया है या इससे पहले किसी अदर कंट्री जो है वो भी अपना नेम चेंज कर चुकी है। तो बात अगर हम करें कि जिसको आज आप प्रेजेंट टाइम में नीदरलैंड के नाम से जानते हो वो पहले होलैंड के नाम से जाना जाता था। तो नीदरलैंड ने होलैंड से अपना नाम चेंज करके नीदरलैंड अडोप्ट किया। दूसरा यहाँ पर आपको मैसेडोनिया कंट्री जो है वो शो हो रहा होगा। तो पहले इस मैसेडोनिया को जो है वो नॉर्थ मैसेडोनिया के नाम से जानते थे और उन्होंने नॉर्थ मैसेडोनिया से मैसेडोनिया नेम जो है वो अडॉप्ट किया। ईरान, यहाँ पर देखिए 1935 में ईरान को इससे पहले जो है वो पर्शिया के नाम से जाना जाता था। तो 1935 में ईरान ने अपना नेम चेंज करके जो है पर्शिया से अपना नेम चेंज कर ईरान अडोप्ट किया। जिसको आज आप थाईलैंड के नाम से जानते हो उसको पहले जो है वो सियाम के नाम से जाना जाता था। ओके, तो ये इंपोर्टेंट बात जो है, इंपोर्टेंट नेम जो है आपको ध्यान में रखने हैं कि टर्की पहला कंट्री नहीं है, इससे पहले भी अदर अदर कंट्रीज ने अपने जो नेम है वो चेंज किए हैं। तो टर्की कंट्री की लोकेशन जो है वो हमने डिस्कस कर ली। अब द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें उससे पहले हम जो वोल्केनो टीम का एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि 2023 के लिए यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और 28 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। बहुत ही हाईएस्ट सीट अगर हम लास्ट कुछ ईयर से कंपेरिजन करें तो 1105 सीट जो है वो इस बार आई है वैकेंसी में। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि सीरियस तरीके से एक टारगेट बेस्ड जो है उनकी स्टडी हो, तो उनके लिए प्रोग्राम जो है काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। 100 डेज का ये प्लान रहेगा। 15 फेब 2023 से ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपका जो सिलेबस है, प्रीलिम्स का सिलेबस, चाहे आपका स्टैटिक पार्ट हो चाहे आपका करंट अफेयर पार्ट हो, दोनों यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। डेली बेसिस पर आपको टारगेट देंगे हमारे मेंटर, आपको वो टारगेट कंप्लीट करना है और फिर जो आपको टारगेट दिया जाएगा उसी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो टेस्ट के लिए डेली बेसिस पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मतलब आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगी। आपको अलग से टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस भी कवर कीजिए और साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी, क्योंकि एनअप एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो है वो हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अर्ली 50 स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम की जो फीस है वो 2500 रुपीज रहेगी और उसके बाद में जो कॉमन फी चार्ज है वो 3000 रुपीज रहने वाले हैं। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल ये प्रोग्राम रहेगा। ओके,
द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में अडानी ग्रुप को लेकर के एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। हिंडन जो ग्रुप है उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की कि उनका जो भी प्रोसीजर है या उनकी जो भी कंपनीज है, उनका जो शेयर मार्केट है उसमें कुछ जो है डिफॉल्ट देखने को मिला है, ऐसा उस रिपोर्ट में बोला गया है। हालांकि जो एक क्लैरिटी है या फैक्ट बेस्ड जो चीज़ें हैं वो देखने को नहीं मिला है, बस रिपोर्ट ने अपनी बात रखी है। उस रिपोर्ट में बोला गया है कि उनका जो इस तरीके का जो प्रोसीजर शेयर मार्केट उसमें कुछ लूपहोल जो है वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अडानी ग्रुप को लेकर के टारगेट है कि प्रेजेंट टाइम में हमारी जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का ये जो इनिशिएटिव है इसमें लास्ट फ्यू ईयर से अगर हम डिस्कस करें, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सभी में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अडानी ग्रुप ने एस्टेब्लिश किए हैं गवर्नमेंट के साथ में मिल करके। तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि एक तरफ तो कोल के जो प्राइस है वो हाई अप देखने को मिल रहे हैं, और दूसरा अडानी ग्रुप को लेकर के जो रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से उनका जो शेयर मार्केट में जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। तो जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एस्टेब्लिश किए, जैसे कि बांग्लादेश में उन्होंने पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया था, तो उसको लेकर के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक कंप्लीट होना था, जो प्रोसीजर जब तक इम्प्लीमेंट होना था, उसमें अब 6 मंथ का डिले जो है वो देखने को मिल सकता है। ऐसा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। इसके अलावा अदर कंट्रीज में भी अडानी ग्रुप जो है उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उनमें भी जो है वो कुछ हॉल्ट, कुछ एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है। ओके, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल अगर हम डिस्कस करें तो न्यूज़ पेज पर है नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल। यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो कल हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लैरिफिकेशन किया कि जिस नेम को सजेस्ट किया गया है कोलेजियम सिस्टम के थ्रू, उन नेम के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो जल्दी काम करेगी। तो दिसंबर 2022 में गवर्नमेंट जुडिशरी ने, कोलेजियम सिस्टम ने रिकमेंडेशन दी थी 5 जजेस को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में इनको अपॉइंट किया जाए, और अब जाकर के गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफिकेशन किया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ जो है वो 34 जजेस की है, जिसमें ये 5 जजेस जो हैं वो आज अपनी स्वेरिंग, अपनी ओथ जो है वो ले लेंगे। इसके बाद में 34 में से 32 जो स्ट्रेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगी, और 2 जजेस के लिए 31 जनवरी 2023 को जो है वो कॉलेजियम सिस्टम ने फिर से रिकमेंडेशन दी है, और अगर उनको भी अपॉइंट किया जाता है तो 34 जो स्ट्रेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इससे क्या है कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेज है उनको हम जल्द से जल्द सोल्व कर पाएंगे, और ज़्यादा केसेज की जो संख्या है उनको और अच्छे से टैकल किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट डाटा भी रख रखे हैं कि किस तरीके से जो जुडिशरी है वो कितने केसेस को कितने टाइम में सोल्व कर पा रही है, और अगर स्ट्रेंथ अगर कंप्लीट होगा तो पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें देखो, अभी हमारा जो बजट जो रखा गया उसमें फोकस किया गया है कि ई कोर्ट जो है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। तो हमारे सीजीआई ने बोला है कि एक तरीके से ये ई कोर्ट का जो फॉर्मेशन रखा है या जो फॉर्मूला गवर्नमेंट रखने की कोशिश कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो हमारी एफिशिएंसी है इससे काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होगी। ओके, तो यहाँ पर देखो उन्होंने केसेस की बात की है, जो हमारे सीजीआई है उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी है कि अगर हम बात करें केसेस की संख्या, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जैसे कि जो अपेक्स कोर्ट है तो 2020 से 2022 तक के डाटा उन्होंने रखे हैं कि 3.37 लाख केसेस जो हैं वो हम सुने हैं इतने टाइम पीरियड में, और 28 जनवरी 1950 को जब सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ तो स्टार्टिंग पास्ट 2 मंथ, मतलब लास्ट 2 मंथ की, अभी आप डिस्कस करो कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो टाइम चल रहा है इसके लास्ट 2 मंथ में जो है वो यहाँ पर इतने केसेस 12,000 केसेस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सोल्व किया है, उनको सुना है, डिस्पोज किया है। और यहाँ पर बताया गया है कि देखो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जो है वहाँ पर भी केसेस की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई है, इसलिए स्ट्रेंथ का कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदर पॉइंट के बेसिस पर अदर इनिशिएटिव हमें ऐसे लॉन्च करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जस्टिस को एक डिले ना हो और टाइम पर ही जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो यहाँ पर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के आर्टिकल। ओके, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो शॉर्ट वीडियो है वो हमने अपलोड कर रखा है, उस पर जाकर के आप जा सकते हो प्लेलिस्ट में, एनवायरमेंट स्पीसीज के नाम से आपको
जो प्लेलिस्ट है वो मिलेगी, उसमें जाकर के जो भी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक न्यूज़ में रहती हैं उसके बारे में हम वहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, आप जाकर के वहाँ पर व्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इनकी संख्या प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें तो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, थार डेजर्ट वाला रीजन है, और गुजरात का जो कच्छ वाला रीजन है, वहां पर इनकी संख्या देखने को मिलती है। और प्रेजेंट टाइम में 150 इनकी संख्या जो है इतनी कम देखने को मिल रही है। और अगर इनको लेकर के ऐसे ही इशू बने रहे तो ये जो बिल्कुल है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में ये आईसीएन की जो रेड डाटा लिस्ट है उसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब इनकी संख्या जो है वो काफी कम हो गई है। अब प्रॉब्लम क्या थी, देखो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वहां पर जो है जो इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। वेस्टर्न राजस्थान वाला थार डेजर्ट वाला रीजन है, तो ये जब उड़ते हैं तो उन वायर्स में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, इनकी वजह से इनकी सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई कि भाई इस इशू को सोल्व करने की कोशिश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो भी यहाँ पर कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि जो वायरिंग है उनको अंडरग्राउंड किया जाए ताकि ये जो इशू इसको सोल्व किया जाए। फिर कंपनीज ने भी अपनी बात रखी कि भाई वायरिंग आप अंडरग्राउंड करने के बोल रहे हो, इसके में तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अलग से इंस्टॉल करना होगा। हाँ, हम इसका एक सोल्यूशन दे सकते हैं। हम जो एक रिफ्लेक्टर है, जैसे कि रोड पे भी आप देखते हो कि आपको कुछ लिखा हुआ जो है वो रिफ्लेक्टर के थ्रू जो है उसे शो करने की कोशिश की जाती है, तो नाइट के टाइम में आपको अच्छे से शो हो जाता है। तो इन वायर्स पे ऐसे रिफ्लेक्टर हम इंस्टॉल करें ताकि जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इनको 50 मीटर डिस्टेंस से ही वो रिफ्लेक्टर जो है वो शो हो जाए, और वो अपनी जो डिस्टेंस है या अपना जो एक तरीके से चेंज जो है वो अपना डाइवर्जन कर ले अपनी उड़ान में। ओके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई जो लो वोल्टेज की जो वायरिंग है उसको तो आपको अंडरग्राउंड करना ही चाहिए। तो यहाँ पर इसको लेकर के 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपनी जो है उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं किया है। मतलब अंडरग्राउंड का जो प्रोसीजर है वो ज़्यादा अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंट कमेटी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि अगर हमें एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अगर हमें बचाना है तो 800 किलोमीटर की जो प्रपोज्ड पावर लाइंस है थार और कच्छ डेजर्ट में, राजस्थान और गुजरात में, उनको हमें रीरूट करना होगा और अंडरग्राउंड करना होगा। टोटल लाइन की जो लेंथ है उसका 10% जो है उसको तो हमें अंडरग्राउंड करना ही करना होगा, तब जाकर के प्रॉब्लम जो है इसका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अब देखो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी के ऊपर थार डेजर्ट में सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर अंडरग्राउंड किया जाता है तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सोलर एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है उसमें काफी ज्यादा बर्डन जो है, काफी ज्यादा मैक्सिमम एक तरीके से और ज्यादा खर्चा जो है वो हो जाएगा। और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम ये फोकस कर रहे हैं सोलर एनर्जी के ऊपर कि काफी ज्यादा चीप रहेगी। मतलब कंपैरिजन करें तो कोल से जो आप एनर्जी बना रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी से बना रहे हो, उससे काफी ज्यादा चीप रहेगी। लेकिन अगर इस तरीके से इंस्टॉलेशन किया जाता है तो सोलर एनर्जी भी जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव जो है वो हमारे लिए पड़ेगी। तो इन सभी को लेकर के जो भी कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिकल कंपनीज, उन्होंने भी अपना पॉइंट रखा है। लेकिन यहाँ पर कमेटी ने बोल दिया है कि भाई अंडरग्राउंड करो, रिफ्लेक्टर जो है वो भी इंस्टॉल करो। अभी रिफ्लेक्टर का भी काम आपने स्टार्ट नहीं किया है तो ये जो स्पीसीज की संख्या है वो तो और डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इसके ऊपर जो काम है वो जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि इस इशू को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमने कल डिस्कस किया था कि तमिलनाडु बेस्ड एक कंपनी है, उन्होंने बनाई आई ड्रॉप, यूएस में गई, यूएस में हो गई प्रॉब्लम। अब उसको लेकर के जो हमारा सीडीएस सीओ जो है उन्होंने तमिलनाडु बेस्ड इस फर्म के ऊपर जो आई लुब्रिकेंट बना रहा है उसके ऊपर बार लगा दिया, रोक लगा दी है कि जब तक हम इसको लेकर के जो भी डाटा है उनको दोबारा से व्यू नहीं कर लेते हैं तब तक ये कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतारेगी। यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो श्रीलंका के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बात बोली और उन्होंने ये रखा कि इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में अच्छे रहे हैं। उन्होंने कल्चरल बेसिस पर दोनों कंट्रीज की जो सिविलाइजेशन बेसिस पर जो रिलेशन है उनको भी बताने की कोशिश की कि दोनों ही कंट्रीज के जो रिलेशन है वो हमेशा से अच्छे रहे हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला तो इंडिया ने अपने लेवल पर भी साथ ही साथ में आईएमएफ में भी सपोर्ट करने की बात की है श्रीलंका को लेकर के कि श्रीलंका को ज़्यादा पैसा दिया जाए ताकि वो अपनी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में जो फंस गया है अदर कंट्रीज की में उससे बाहर निकल सके। ओके,
तो यहाँ पर उन्होंने सिविलाइजेशन कल्चर बेसिस पर बात की है। तो उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखो, अशोका जो मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, मौर्य एम्पायर से, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बुद्धिज्म रिलीजन को स्प्रेड करने में। देखो, जब गौतम बुद्ध को उनको निर्वाण प्राप्त हो जाती है, मतलब उनको जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो 483 बीसी में जब उनकी डेथ होती है तो उस टाइम में एक डिसीजन लिया जाता है कि हर 100 साल के बाद में जो भी बौद्ध फॉलोअर है, जो भी उनके सेंट हैं, वो सब मिलेंगे और बौद्ध धर्म में, बुद्धिस्ट रिलीजन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस होने चाहिए, सर्कमस्टेंसेस क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन सब के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। तो पहली जो इसको लेकर के हर साल, हर 100 साल में काउंसिल होगी। तो जब उनकी डेथ हुई तो उस टाइम में 483 में एक काउंसिल जो है वो बनाई की गई, जिसमें सभी लोग मिले कि अब किस तरीके से हमें बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसको आगे स्प्रेड करना है। तो इसी तरीके से हर 100 साल के बाद में, तो पहली काउंसिल हुई 483 बीसी में, फिर सेकंड काउंसिल हुई 383 बीसी में, मतलब 100 ईयर्स के बाद में। लेकिन उसके बाद में रेगुलर नहीं रह पाई। फिर 283 बीसी में होनी चाहिए थी। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट काउंसिल हुई 483 बीसी में, उसके बाद हुई दूसरी 383 बीसी में, थर्ड जो है वो रेगुलर नहीं हो पाई, फिर हुई 250 बीसी में। और ये जो थर्ड काउंसिल जो थी ना, वो पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज की गई थी। और अशोक ने जो है, अशोक जो मौर्य एम्पायर से बिलोंग करते थे, उन्होंने इसको पैट्रोनेज दिया था कि मेरे संरक्षण में ये कमेटी होगी और बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसको प्रमोट करने के लिए काम किया जाएगा। और मोगली पुट्ट तिस्सा जो है, मोगली पुट्ट तिस्सा जो है वो इस थर्ड काउंसिल के क्या रहे थे, हेड रहे थे। ओके, तो यहाँ पर अशोक ने फोकस किया। कलिंग की जो वॉर हुआ उसके बाद में जो एम्परर अशोक जो है उन्होंने फोकस किया कि जो पूरे वर्ल्ड को जीतने की, विक्टर करने की जो उन्होंने पावर रखी थी या जो टारगेट रखा था उसको अब वो छोड़ते हैं, और उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को अपनाया और उसको स्प्रेड करने के ऊपर फोकस किया। तो यहाँ पर थर्ड काउंसिल के समय जो है वो अशोका एम्परर जो है उन्होंने अपने बहुत सारे जो ग्रुप है उनको अलग अलग जगह पर भेजा। उन्होंने भेजा कि जो सेलोन, जिसको प्रेजेंट टाइम में हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, उसको पहले सेलोन के नाम से जानते थे, सेलोन में, इसके अलावा और भी अदर एरिया जैसे हैं, वहां पर उन्होंने अपने अलग अलग ग्रुप भेजे ताकि बुद्धिज्म रिलीजन को जो है वो प्रमोट किया जा सके। और इसी के बेसिस पर जो बुद्धिज्म रिलीजन जो है वो एक तरीके से एक एरिया से निकल करके वर्ल्ड लेवल पर स्प्रेड हुआ था। ओके, तो यहाँ पर जो मौर्य एम्परर जो है उन्होंने यहाँ पर जाकर के अपना जो रिलीजन को स्प्रेड करने की कोशिश की। तो ये एक तरीके से कल्चरल बेसिस पर, या अगर हम बात करें रामायण की, तब भी श्रीलंका का काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो ये कल्चरल टाइज जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में काफी पुराने हैं, और इंडिया ने हमेशा इस चीज को माना है और हमेशा फोकस किया है श्रीलंका के अपग्रेडेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो इंडिया, यूएई और फ्रांस जो है उन तीनों ने मिलकर के एक साइन किया है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के। उन्होंने बोला है कि इंडियन ओशन रीजन में जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स है उसके लिए क्या क्या हमें एबिलिटी दिखती है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ में उन्होंने बोला कि क्लीन एनर्जी जो है उसके ऊपर भी हम मिलकर के तीनों कंट्री फोकस करेंगे। 2023 में जो है नवंबर दिसंबर में COP28 की मीटिंग जो है यूएई में होगी। अभी G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है, इंडिया के पास है। तो इन सभी के बैक में तो यहाँ पर इंडिया, यूएई, इनका जो एक तरीके से कोलैबोरेशन है वो देखने को मिल ही रहा है। इसके अलावा ये तीनों कंट्री जो है वो भी मिलकर के फोकस कर रही है। साथ ही साथ में कोविड जो इशू है उसको लेकर के भी उन्होंने बोला है कि इस इशू को भी सॉल्व करने की हम अपने लेवल पर कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर AISHE ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की जो 2020-21 की जो रिपोर्ट है उसमें हमने एक बात देखी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके हायर एजुकेशन में जो पार्टिसिपेशन है वो डिक्रीज हुआ है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल जो है वहां पर हायर पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, किसका, मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए। मतलब कुछ जगह जो है मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हायर एजुकेशन के लिए बच्चे जो है नहीं जा पा रहे। इसका बेसिक रीजन यहाँ पर पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं उन्होंने एक बात रखी है कि बहुत सारे स्टेट जो है वहां
पर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो वो स्टेट जहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज़्यादा है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आएंगी तो ज़्यादा खर्चा आता है हायर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स का, मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट्स का हायर एजुकेशन पार्टिसिपेशन कम देखने को मिल रहा है। लेकिन वो स्टेट जहाँ पर स्टेट रन यूनिवर्सिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो है वो डिक्रीज हुआ है हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन। इसके अलावा बिहार जो है वहाँ पर भी डिक्रीज हुआ है, महाराष्ट्र में भी डिक्रीज हुआ है, तमिलनाडु जो है वहाँ पर भी डिक्रीज हुआ है। लेकिन वेस्ट बंगाल, केरला, इसके अलावा तेलंगाना, ये स्टेट ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट वहां की जो है वो किस तरीके से हायर एजुकेशन को टैकल कर रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है साइंस पेज पर, और देखो यहाँ पर यूएस में जो डियर है, व्हाइट टेल डियर जो है उनको लेकर के कुछ डाटा जो है वो डिस्कस किए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2020-21 के टाइम में जो डियर हैं उनको लेकर के कुछ सैंपल को व्यू किया गया कि उनमें सार्स कोविड 2 के जो वेरिएंट्स है वो देखने को मिले। और जब उनके सैंपल को लेकर के उनका एक तरीके से मल्टीप्लाइकेशन किया गया लेबोरेटरी में, तो हायर लेवल पर मल्टीप्लाइकेशन जो है वो देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें बोला गया है कि डियर की जो पॉपुलेशन है किसमें, यूएस में, वो 30 मिलियन पॉपुलेशन है। तो अगर वहाँ पर कोविड के जो वेरिएंट्स है वो देखने को मिल रहे हैं और उनमें मल्टीप्लाइकेशन भी हो रहा है, तो उसकी वजह से ह्यूमन जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। और इतनी पॉपुलेशन है तो और ज़्यादा में जो पॉपुलेशन उनको इफेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इसके ऊपर टारगेट करते हुए फोकस करने की जरूरत है कि क्या वहाँ पर वेरिएंट जो है प्रेजेंट टाइम में जो वेरिएंट है कोविड के वो भी वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो पहले वेरिएंट थे वो ही देखने को मिले हैं। इसके ऊपर ध्यान से रखने का, फोकस रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर स्प्रेड हो रहा है और ह्यूमन जो है वो इससे इफेक्ट होता है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फिर से क्रिएट हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो एक रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम रेनफॉल है वो देखने को मिलेगा। अब एक्सट्रीम रेनफॉल जो जब आएगा तो इसकी वजह से जो हमने डैम कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं वहां पर वाटर को हम स्टोर करेंगे और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है, ये जो रिपोर्ट है इसमें बोला गया है कि हमारे इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है और सदर्न पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, सभी पर हम जो है हायर रेनफॉल जो है वो देखने को मिलेंगे। तो नॉर्दर्न पार्ट में जो डैम है वहाँ पर तो अवेलेबिलिटी वाटर की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सदर्न पार्ट जो है, अब ऐसा हो कि हायर रेनफॉल देखने को मिले लेकिन डैम में पहले से वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो इसकी वजह से तो फ्लड जो जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। जैसे कि 2015 में चेन्नई में, 2018 में केरला में ये सेम इशू हुआ था। हैवी रेनफॉल देखने को मिली और डैम में पहले से वाटर की अवेलेबिलिटी थी, तो जिसको वजह से फ्लड जो है वो क्रिएट हो गई। तो इन सारे इश्यूज को हमें टैकल करना होगा। कैसे टैकल करना है, तो हाई रेनफॉल अगर देखने को मिल रही है, हैवी रेनफॉल अगर हमें देखने को मिल रही है, तो उसके लिए पहले से हमारे पास में फोरकास्टिंग सिस्टम जो है वो होना चाहिए। फोरकास्टिंग सिस्टम हमारे पास में पहले से होगा तो हमें पहले से पता चलेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम सारी चीजें एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ओके, तो ये सारे पॉइंट जो है यहाँ पर रखे गए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एफएक्यू पेज पर और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा जो यूनियन बजट है इसमें फोकस किया गया है 2023-24 का जो यूनियन बजट है कि हमने एक मिस्टी स्कीम के ऊपर फोकस किया है। मिस्टी स्कीम क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट एंड टेंजिबल इनकम। ओके, मतलब मैंग्रोव प्लांटेशन जो है वो हमारा कोस्टल एरिया जो है, और इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो है, यहाँ देखिए, यहाँ इस तरीके से इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो 7,500 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर जो हमारा कोस्टल एरिया है वहाँ पर मैंग्रोव प्लांटेशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैंग्रोव को आप इसमें देखिए, इमेज में इस तरीके की मैंग्रोव प्लांटेशन होती है। तो क्यों किया जा रहा है? तो सबसे पहले देखो मैंग्रोव जो है वो किस तरीके से हेल्प करते हैं। मैंग्रोव जो है वो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्युनिटीज जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन में पाए जाते हैं। अब देखो, अगर कोस्टल एरिया में कोई एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट होते हैं तो उन सब से बचाता है कौन? ये मैंग्रोव जो प्लांटेशन होता है वो।
इसीलिए इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम क्लाइमेट एविडेंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोस्टल एरिया में हम क्या करें, क्या लगाएं, मैंग्रोव प्लांटेशन लगाएं, ताकि जो प्रॉब्लम्स है वो कम से कम फेस करनी पड़े। अब देखो, हमारे इंडिया में मैंग्रोव जो है वो कहाँ कहाँ उगते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में एक रिपोर्ट आई थी 2022 में, स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव्स 2022 रिपोर्ट। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस पुट द टोटल मैंग्रोव, पूरी वर्ल्ड में 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर में जो है वो मैंग्रोव वेजिटेशन है। इंडिया में है 4,992 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब टोटल का 0.49 मिलियन हेक्टेयर, ओके, मैंग्रोव का। हमारे इंडिया में हर 2 साल में एक रिपोर्ट आती है जिसको हम फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि हमारे इंडिया में मैंग्रोव जो है वो 9 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं। सबसे ज्यादा है वेस्ट बंगाल में 2,114 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो IFSR रिपोर्ट जो है वो इस बात के ऊपर भी फोकस करती है कि 1987 में हमारे थे मैंग्रोव का जो एरिया था वो था 4,000 लगभग स्क्वायर किलोमीटर, और 2021 में हो गया 4,992 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन जिस लेवल पर इंक्रीज होना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, हमारा जो कोस्टल एरिया है वहां पर मैंग्रोव प्लांटेशन करना होगा। लेकिन देखो, मैंग्रोव प्लांटेशन जो है, अगर किसी एरिया में फिशरीज किया जा रहा है, एक्वाकल्चर, ये सारा सिस्टम अवेलेबल है, तो वहां पर मैंग्रोव जो वेजिटेशन है वो आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उसके लिए इंटरटाइडल रीजन चाहिए कि जो टाइड जो आते हैं वो आते रहने चाहिए, ताकि जो भी आप एक तरीके से एक बेस जो है, ओके, एक बेस जो है इकोसिस्टम जनरेट करने के लिए, वो यहाँ पर जो सेडिमेंट्स है वो आते रहे और उनमें जो मैंग्रोव वेजिटेशन है वो डेवलप होती रही। लेकिन अगर आप फिशरीज के ऊपर फोकस करते हो, जैसे कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर बहुत सारे पोर्ट बना रखे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ पर है, बहुत सारे फिशरीज के लिए वहाँ पर एरिया को डेवलप किया जा रहा है, तो वहाँ पर डेवलप करना मैंग्रोव को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो इकोसिस्टम है वो कैसे हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये तो हमने देख ही लिया कि किस तरीके से मैंग्रोव जो है वो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स जो होते हैं उनसे हमें बचाएगा। तो मैंग्रोव जो एरिया है उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। अब ये जो मिस्टी इनिशिएटिव है इसको किसके लेवल पर डेवलप किया जाएगा, तो इसमें बोला गया है कि मनरेगा स्कीम प्लस में जो कैंपा फंड जो है, इन दोनों को मिलाकर के इस स्कीम को एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसमें बोला गया है कि देखो, मनरेगा स्कीम जो है उसमें आपने मान लो सीड्स जो हैं वो लगवा दिए, लेकिन उनको रेगुलर वॉच करना होगा। मनरे इसका एक जो प्लांट है ना उसको जनरेट होने में, एस्टेब्लिश होने में लगभग 3 साल का टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मैंग्रोव की सीड आपने लगाई तो उसकी 50% सर्वाइवल रेट होती है, मतलब मान लो 100 आपने बीज लगाए तो 50 ही वहाँ पर जर्मिनेट हो पाएंगे, और अगर सैपलिंग्स आपने लगाए तो 60% होती है। तो मतलब उसको भी व्यू आपको करना होगा ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो लोकल कम्युनिटी है हमारी कोस्टल एरिया में उसका इंक्लूजन करो, उनको जो है वहां पर काम दो, ताकि वो वहां पर रेगुलर रहेंगे और उनके ऊपर फोकस भी कर पाएंगे, तभी जाकर के ज्यादा से ज्यादा मैंग्रोव जो वेजिटेशन है उनको हम बना पाएंगे। ओके, और यहाँ पर देखो बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो मैंग्रोव है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव 2022 जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि अगर मैंग्रोव जो है, टोटल मैंग्रोव जो है उसमें से अगर 1% लॉस हो जाता है मैंग्रोव एरिया का, तो 0.23 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.23 गीगावाट कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट जो है वो हमें नुकसान होगा। मतलब इतनी CO2 का जो एमिशन जो है वो ट्रैप नहीं हो पाएगा। मतलब 520 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल जो है इसके इक्वेटिंग जो है वो हमें लॉस देखने को मिलेगा, ऐसा इस रिपोर्ट में बोला गया है। तो ये जो मिस्टी इनिशिएटिव है वो हमारे इंडिया के जो टारगेट है, जो हमने 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो हमने टारगेट लिए थे, और उसमें हमने बोला था कि हम 2.5 टू 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन सिंक जो है वो जनरेट करेंगे। तो ये जो मैंग्रोव इनिशिएटिव है, मैंग्रोव जो वेजिटेशन को हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इस टारगेट को हम अचीव करने में ये मैंग्रोव वेजिटेशन जो है वो हमारी हेल्प
करेंगे। और इंडिया ने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है इजिप्ट में जो कोप की 27th मीटिंग हुई उसमें वहां पर ज्वाइन किया है। जो अभी इजिप्ट में मीटिंग हुई थी ना, वहां पर हमने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को ज्वाइन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमने मैंग्रोव का क्या तो बेनिफिट है, इंडिया में कहाँ पर एग्जिस्टेंस करता है, क्या क्या प्रॉब्लम है, मिस्टी स्कीम को लॉन्च करने में क्या क्या इशू हो सकते हैं। तो हमने बोला कि लोकल कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है उसको हम सॉल्यूशन देखने को मिल सके। तो ये हमने डिस्कस कर लिया आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।